हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया। बच्चों, अक्सर जब हम कोई काम करते हैं, है ना, आम जिंदगी में कोई भी काम करते हैं तो ये ज़रूर सोचते हैं कि इस काम को करके फ़ायदा क्या होगा, या अगर हम कोई चीज़ सीखें, कोई कॉन्सेप्ट लर्न करें तो ये ज़रूर सीखते हैं कि इसको सीखने के बाद, पढ़ने के बाद फ़ायदा क्या होगा। और फिर कंप्लेन करते हैं इतना कुछ पढ़ लिया, पता नहीं लाइफ में कुछ काम आएगा कि नहीं आएगा। बच्चों, जो भी आप पढ़ते हो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी जाके काम तो ज़रूर आता है, भले आप उसे पहचान पाओ या ना पहचान पाओ। इस लेक्चर की शुरुआत मैं इस बात से ही करूँगी कि जो भी पढ़ो दिल से पढ़ो, कॉन्सेप्ट ऐसा हो कि बिल्कुल क्लियर हो। तो बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर मैंने आपको कहा था कि बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। किसी भी चैप्टर की शुरुआत यूजुअली कुछ बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से होती है, ठीक है, और उसके बाद जो उसका आखिरी पोर्शन होता है वो उन कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन होता है। तो आगे आने वाले लेक्चर्स में आप पढ़ोगे मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, हीटिंग इफेक्ट, ये सारे आपके प्रीवियसली लर्न्ड कॉन्सेप्ट्स के एप्लीकेशन पार्ट हैं। जैसे अगर मैं मीटर ब्रिज की बात करूं तो ये बेस्ड है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे। क्या है, इसका समझना क्यों ज़रूरी है, ये सब हम जानेंगे। आपका सबसे बड़ा फ़ायदा तो अभी इस दौर पे अगर बात करी जाए तो एग्ज़ाम को लेकर होता है कि अगर आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाओ, एग्ज़ाम के लिए आपको कॉन्सेप्ट आता है और एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन कितने वेटेज का आता है, तो वो आपका सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो मैं उसके लिहाज से बता दूं कि मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सीबीएसई के लिए भी हैं, नीट के लिए भी हैं, मेंस और एडवांस में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। पर फिर से जो भी हमारे नए यूज़र्स हैं या जो भी नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, मैं आपको सबसे पहले इजीली ऐप के बारे में बता दूं, ठीक है। आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको इजीली लर्न विद अ स्माइल ऐप डाउनलोड करना है। जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं तो आपको ये पेजेस वहाँ पे देखने को मिलेंगे। अपना मोबाइल नंबर आप डालना, है ना, नया अकाउंट क्रिएट कर लेना, यहाँ क्लिक कर देना। यहाँ क्लिक करने के बाद जो आपको नेक्स्ट पेजेस मिलेंगे वहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, जैसे नेम, ईमेल आईडी, जेंडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐप यूज़ करते वक्त आपको लोकेशन ऑन रखनी है, ठीक है। इसके अलावा मोबाइल नंबर डालते हो, ओटीपी के साथ वेरीफाई करते हो, ओटीपी आएगा, एक बार और वेरीफाई पे आप क्लिक करते हो, डबल वेरिफिकेशन हो जाता है। नेक्स्ट आपको ये कोर्सेज देखने को मिलते हैं, ये कॉम्पिटिटिव और प्रोफेशनल एग्जाम के लिए कोर्सेज हैं, आईआईटी, जेईई, नीट, बैंक, एसएससी, ठीक है। उसके अलावा सेकंड सेक्शन है सीबीएसई या स्टेट बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए, थर्ड है सीयूईटी की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे आप टॉपर्स बैच के बच्चे हो, क्लास 12th सीबीएसई और नीट दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको सेकंड ऑप्शन चूज करना है। सेकेंड ऑप्शन जैसे ही आप क्लिक करते हो और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो आपको ये विंडो देखने को मिलती है। यहाँ पे ये दो बैचेस, ये है क्लास 11th कॉमर्स के लिए और ये है क्लास 12th कॉमर्स के लिए, सीबीएसई प्रिपरेशन के लिए। और साइंस के बच्चों के लिए क्लास 11th में प्रारंभ बैच है और क्लास 12th में टॉपर्स बैच है। इसके वीडियो लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर भी प्लेलिस्ट में देखने को मिलते हैं और साथ साथ में ऐप में भी देखने को मिलते हैं, और ये सारी बातें मैं ऐप के लिए बता रही हूँ। आप साइंस को चेक करते हो, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, उसके बाद अब क्या होता है बेटा, आपको क्लास सेलेक्ट करनी है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ये सारे कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। ये जो भी कोर्सेज हैं, है ना, इनको आपको कार्ट में डालना है। कार्ट में डालने के बाद फ्री इजीली कूपन कोड अप्लाई करना है। अब जैसे ही फ्री इजीली कूपन कोड अप्लाई कर देते हो, ये सारे कोर्स फी जो है, जितना भी आपको कोर्स फी यहाँ पे दिख रहा है वो ज़ीरो हो जाएगा। बेसिकली कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका आपको कोई पे नहीं करना। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि ऐप क्यों, अगर आपको ये कोर्स यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे मिल रहा है तो ऐप क्यों। यहाँ पे आपको कुछ फीचर्स दिख रहे हैं, ये आपको ऐप पे मिलेंगे। सबसे पहले तो ऐप में एड्स नहीं आएंगे, तो आप जो भी लेक्चर देख रहे हो वो ऐड फ्री होगा। लेक्चर के एंड में होते हैं लेक्चर नोट्स, और वो लेक्चर नोट्स पीडीएफ फॉर्म में, जो ये प्रेजेंटेशन है एनोटेटेड फॉर्म में, ये भी आपको ऐप पे मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे 24/7 डाउट सॉल्विंग अवेलेबल है। अगर आप अपने डाउट सेक्शन में जाके डाउट पोस्ट करते हो तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो डाउट्स हैं उनके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे तुरंत, ठीक है।
ये सारी बातें तो एक तरफ, इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है DPP, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। तो वो भी लगभग हर लेक्चर पे 10 से 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, जिसमें PYQs भी होते हैं, पहले आए हुए क्वेश्चंस भी हैं, वो भी आपको सॉल्व करने के लिए मिलते हैं। तो ऐप में बहुत सारे फीचर्स हैं, अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये मेरा काम था कि मैं आपको प्राइमरी चीजें बता दूं। अब इसके बाद हम शुरुआत करेंगे हमारे प्यारे फिजिक्स के लेक्चर की। और आज का जो लेक्चर होगा वो लेक्चर मैंने आपको पहले ही जस्ट बता दिया है कि टॉपिक मीटर ब्रिज पे होगा। और ये जो मीटर ब्रिज है बेसिकली ये एप्लीकेशन है, ठीक है, जो आपने पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसके अलावा रेजिस्टर के कॉम्बिनेशंस, व्हीटस्टोन ब्रिज, ऐसे वेरियस आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। अब उन कॉन्सेप्ट्स पे और स्पेसिफिकली बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, मैं फिर से कह दूं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो वो अभी हम करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में और इसमें, ठीक है बच्चों। लास्ट तक आपको ये लेक्चर अच्छे से देखना है, क्योंकि मैं बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, उन क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डाल के बताने हैं कि क्या आपके आंसर आए। और इसके अलावा अगर कोई सवाल है, क्वेरी है, तो वो भी आप पूछ सकते हो ऐप पे भी, यूट्यूब पे भी। बस ऐप पे जो सोल्यूशंस होंगे वो थोड़े फास्ट होंगे, ठीक है। शुरू करें, शुरू कर देते हैं। अब ये जो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये मोटा मोटी मीटर ब्रिज का स्ट्रक्चर होता है। लैब में अगर आप अभी तक एक्सपेरिमेंट्स कर चुके हो तो बहुत बढ़िया। मैं आपको वाइवा के क्वेश्चन भी बताऊंगी कि इस सेक्शन में वाइवा से कैसे किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, या बोर्ड में किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आने की गुंजाइश है। तो ये सारी बातें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को आप बड़े गौर से देखना बेटा, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ये स्ट्रैप्स दिख रही हैं ये स्ट्रैप्स। तो ये बहुत चौड़ी मेटालिक पट्टी होती है। आप देखेंगे कि ये काफी बड़े क्रॉस सेक्शनल एरिया की पट्टी होती है, प्योर मेटल नहीं होती है, एलॉय होता है इसमें, ठीक है। मैं यहाँ लिखते जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनते जाइएगा। ये जो ब्रॉड स्ट्रिप्स हैं, स्ट्रिप्स ना बोल के स्ट्रैप्स बोल सकते हो इनको, ठीक है, ये ज्यादातर एलॉय की बनी होती हैं। और कितने तरीके के एलॉय मटेरियल इसमें ज्यादातर यूज किए जाते हैं, या तो ये मैंगनीन हो सकता है या कॉन्स्टेंटाइन, ये एलॉयज के नाम हैं बेस्ड ऑन किसमें ज़्यादा आयरन है या कॉपर है। तो ऐसे अलग अलग एलॉयज हैं, नाइक्रोम ना, ये तीनों यूजुअली एलॉयज होते हैं। ये जो आपको A से B तक दिख रही है इतनी लंबी वायर, इसको बोला जाता है मीटर ब्रिज वायर। बेटा ये 1 मीटर की है, आप देख सकते हो यहाँ पे मीटर स्केल बना हुआ है, ठीक A पॉइंट से शुरू होता है और B पॉइंट पे खत्म होता है। तो वायर की लेंथ कितनी है, 1 मीटर लेंथ है, इसीलिए इसको मीटर ब्रिज भी कहा जाता है। इसके अलावा इसके दूसरे नाम भी हैं, इस कंपोनेंट को स्लाइड वायर ब्रिज भी कहा जाता है, स्लाइड वायर ब्रिज ये भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो वायर है, इस वायर पे स्लाइड करने के लिए, जैसा ये पेन आपको दिख रहा है, ये पेन जैसा दिखने वाला मेटल का नाइफ एज होती है, पैना होता है चाकू कैसा होता है, उसकी एज पैनी होती है, ऐसे ही नाइफ एज का उसका एंड पॉइंट होता है, चाकू की तरह उसका एंड पॉइंट होता है। ये जो आपको एरो दिख रहा है ना, ये उसको रिप्रेजेंट करता है, जॉकी कहा जाता है इसको, एक ब्रांड भी है जॉकी। खैर यहाँ पे जॉकी का मतलब ये है समथिंग विच कैन स्लाइड ओवर द वायर। आप इसको हाथ से पकड़ के A से B तक स्लाइड कर सकते हैं, और क्योंकि इसकी नाइफ एज है, काफी शार्प या पैनी एज होती है, तो वायर के साथ इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो काफी स्मॉल या एक सिंपल पॉइंट के बराबर का इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वायर के साथ।
इसको बहुत चुभा के या गड़ा के स्लाइड नहीं किया जाता, बहुत जेंटली प्रेस करके इसको स्लाइड किया जाता है। ऐसा ना हो कि भैया काट ही दो आप वायर पे प्रेशर डाल के, ठीक है। तो इसको काफी जेंटली प्रेस करके इसको स्लाइड किया जाता है वायर के ऊपर। ये जो वायर है मीटर ब्रिज वायर, ये भी इसी अलॉय मटेरियल की होती है, मैंगनीज, कांस्टेंटाइन या नाइक्रोम। इसमें से कोई भी एक अलॉय मटेरियल की ये वायर और ये स्ट्रैप्स हो सकते हैं, ठीक है। अब आप देखोगे कि यहाँ पे आपको दो रेजिस्टर्स दिख रहे हैं, एक रेजिस्टर है P और एक रेजिस्टर है Q, ठीक है। इसको अगर मैं दोबारा रीड्रॉ करूं, देखो मैंने ये P बना दिया और ये Q बना दिया। उसके साथ साथ मान लो कि ये जो जॉकी है ये यहाँ X पॉइंट पे रुका हुआ है, तो A to X जो वायर है इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा। ऐसे ही X to B जो वायर है इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो P के नीचे क्या है, AX है, इसको मैंने RAX लिख दिया। और Q के नीचे क्या है, XB है, इसको मैंने RXB लिख दिया, ठीक है। अब आप देखो कि P और AX को जोड़ने वाला ये जो पॉइंट है ये A है, और ये जो पॉइंट है जो यहाँ देखो ये D और B, तो B से ये BX जुड़ रहा है ना, तो आप इस पॉइंट को B लिख सकते हो। अब आप देखो कि A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में एक यहाँ पे सेल लगी हुई है वाया की, तो यहाँ पे मैंने एक सेल लगा दी, EMF E है इसका, ये की आप लगा दो। अब एक और बात, X जो है पॉइंट X, यहां से एक और कनेक्शन जाता है जहां पे गैल्वेनोमीटर और एक रेजिस्टेंस बॉक्स आपको लगा हुआ दिख रहा होगा F पॉइंट से, यानी ये जो आपको P और Q दिख रहे हैं, ठीक P और Q के बीचों बीच एक गैल्वेनोमीटर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। और ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है ये जॉकी है जो RAX और RXB को कनेक्ट कर रही है। तो आप इस मीटर ब्रिज को ऐसे सिंपल सर्किट में भी क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप इस सर्किट को विजुअलाइज करें तो आपको ये व्हीट स्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, है ना, ये व्हीट स्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर यहाँ बनता है। तो मैं फिर से बता दूं, मीटर ब्रिज बेसिकली एप्लीकेशन है व्हीट स्टोन ब्रिज का। अब ये किस काम आता है, यहाँ पे आपको P या Q में से कोई एक रेजिस्टेंस की वैल्यू पता होगी और एक की नहीं पता होगी। तो मान लेते हैं P की पता है और R जो है हमारा, ये Q जो है हमारा अननोन है, ठीक है। तो ये एक अननोन रेजिस्टेंस है। इसके अलावा A से X का रेजिस्टेंस हमें पता होगा, X से B का रेजिस्टेंस हमें पता होगा, ठीक है। तो आपको P पता है, AX पता है और XB पता है। अगर ये सारी वैल्यूज पता है तो आप अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। तो मीटर ब्रिज का जो प्राइमरी एप्लीकेशन होता है, जो सबसे बड़ा फायदा है, क्या फायदा है, वो है अननोन रेजिस्टेंस निकालने में इसको यूज किया जाता है, बशर्ते बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज कंडीशन फॉलो हो। उसके लिए क्या होता है, ये जो गैल्वेनोमीटर है ये लगाया गया है, आप इस जॉकी को यहां से यहां तक स्लाइड करेंगे, कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। आपको पता है गैल्वेनोमीटर अगर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है यानी कि इस आर्म में कोई करंट नहीं है, और अगर इस आर्म में कोई करंट नहीं है तो P बटा AX, Q बटा ये XB, ये रेशियो बराबर होना चाहिए। इन दोनों आर्म्स का रेशियो और इन दोनों आर्म्स का रेशियो बराबर होना चाहिए। आपने रेशियो बराबर कर दिया तो आप Q की वैल्यू जो है निकाल पाएंगे। ये मोटा मोटी हिसाब किताब है। अब इस पे क्या वाइवा क्वेश्चंस आते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसको रीड्रॉ करके एक बार आपको बता रही हूं, ठीक है। आप इसे ऐसा भी बना सकते हैं, ये हो गई आपकी की, ये EMF E, ये पॉइंट A था, ये पॉइंट B था, ये P था, ये Q था, और यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर लगाया था रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ, करेक्ट है। और ये आपका जॉकी था, ये था RAX और ये था RXB, करेक्ट है, ओके। अब ध्यान से देखना बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये AX जो वायर की लेंथ है इसका रेजिस्टेंस बताओ आप कैसे लिखोगे,
तो आप कैसे लिख सकते हो, आर ए एक्स रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी रो, ए एक्स की लेंथ कितनी है L1, ए एक्स की लेंथ कितनी है L1 डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया A, ठीक है। सिमिलरली जब आप आर एक्स बी को लिखोगे तो रो, भैया मटेरियल तो सेम ही है, L2 क्रॉस सेक्शनल एरिया A, वायर सेम है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया और रो दोनों के लिए, दोनों L1 L2 के लिए सेम होने वाला है। अब अगर आप यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो आप देखना कि रो और रो, ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा क्या, आर ए एक्स अपॉन आर एक्स बी L1 बाय L2। बस यही प्रिंसिपल यहाँ पे हमें लगाना है, ठीक है। एट बैलेंस्ड Wheatstone bridge condition, at balanced Wheatstone bridge condition हम लिख सकते हैं, ठीक है। मान लो कि ये जो है ये अननोन है, ये निकालना है, और ये जो है ये नोन है, ठीक है। ओके, तो अननोन रेजिस्टेंस को मैंने आर अननोन लिख दिया, आर अननोन, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये आर नोन, ऐसा भी लिख सकते हैं, इसका रेशियो, तो आर अननोन बाय आर नोन बराबर ये क्या हो गया, आर ए एक्स अपॉन आर एक्स बी। इसको नेक्स्ट स्टेप में मान लेते हैं कि आर अननोन को मैंने x अज्यूम कर लिया। यूजुअली मैथ्स में होता है ना, लेट x इज अननोन वेरिएबल, तो आर अननोन को मैंने x अज्यूम कर लिया, और जो सिंपली नोन वैल्यू है जिसका रेजिस्टेंस पता है उसको मैंने r लिख दिया, इज इक्वल्स टू आर ए एक्स बाय आर एक्स बी। अभी हमने देखा था ये L1 अपॉन L2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमें इक्वेशन मिलती है कि अननोन रेजिस्टेंस x बराबर नोन रेजिस्टेंस R इंटू L1 अपॉन L2। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, R इंटू L1 और L2 को मान लो मैंने L1 को L लिख दिया, L1 को क्या लिख दिया, L, तो L2 क्या हो जाएगा बेटा, 100 माइनस L। 1 और 2 जो सब्सक्रिप्ट्स हैं उसको अपन ड्रॉप कर देते हैं, L1 को L लिख देते हैं, तो L2 100 माइनस L हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर की तो वायर है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं R इंटू L अपॉन 100 माइनस L। तो ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है, ये बन गया आपका फॉर्मूला। इसको आप लिख लो कि मीटर ब्रिज से, नोट कर लो, मीटर ब्रिज से अगर आपको अननोन रेजिस्टेंस पता करना है x, तो वो है नोन R इंटू L, नोन लेंथ बाय 100 माइनस L, ठीक है। L एडजेसेंट लेंथ है, x के ठीक नीचे वाली लेंथ L है, ठीक है, ये भी याद रखो। ओके, अब अगर आपको इतनी बात क्लियर हो गई तो CBSE के पेपर में कई बार एक सवाल आता है, तो वो सवाल अपन कर लेते हैं, ठीक है। CBSE के पेपर में एक सवाल आता है, ऑब्टेन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। इसको आप कैसे ऑब्टेन करेंगे? बेसिकली आप ये कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि जब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन होती है तो ये रेशियो आपको बराबर मिलेगा, इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, टू ऑब्टेन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन, ये हमारा प्राइमरी टास्क है। ठीक है, ये अपना गैल्वेनोमीटर था, यहाँ पे ही हमने सेल लगा दी, EMF E की। मान लेते हैं ये रेजिस्टेंसेस हैं हमारे क्या, R1, R2, R3, R4, ठीक है बेटा। अब आप इसमें किरचॉफ्स लूप रूल लगा सकते हो,
कैसे? मान लो इसने करंट दिया I, तो लेगी ये सेल I करंट, पढ़ा था पिछले लेक्चर में किरचॉफ्स लूप रूल और जंक्शन रूल। यहाँ पे करंट गया मान लो I, तो इस आर्म में कितना गया I1, इस आर्म में कितना चला गया मान लो I2। बैलेंस्ड का मतलब क्या होता है? बैलेंस्ड का मतलब कि इस आर्म में जो करंट है मान लो IG, ये जीरो होगी, ये बैलेंस्ड का मतलब है। यहाँ पे कोई करंट नहीं है, ये मतलब है बैलेंस्ड का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं बोलूं कि भैया ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि I1 जो गया वो यहाँ से पूरा I1 निकल गया, ठीक है, और I2 जो गया ये यहाँ से पूरा I2 निकल गया, तो वापस यहाँ पे I बन गया, ठीक है। अब प्लस माइनस साइन देख लेते हैं। करंट यहाँ से यहाँ को जा रहा है प्लस माइनस, यहाँ से यहाँ को जा रहा है प्लस माइनस, यहाँ से यहाँ को जा रहा है प्लस माइनस, यहाँ से यहाँ को जा रहा है प्लस माइनस, तो ये प्लस माइनस साइन हमने यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। अब लूप ले लेते हैं हम, तो लूप का नाम रखते हैं, इस पॉइंट को मैंने मान लिया A, इस पॉइंट को मैंने मान लिया B, इस पॉइंट को मैंने मान लिया C और इस पॉइंट को मैंने मान लिया D, ठीक है। देखो बेटा A B D A, अगर आप ये लूप ले लो A B D A ले लो, है ना। A से B का आखिरी साइन था माइनस, इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा? I1 करंट है इसमें, तो I1 इंटू R1। B से D करंट है ही नहीं, D से A आखिरी साइन था पॉजिटिव, इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा? I2 इंटू R3, तो I2 इंटू R3 बराबर 0। ये कह लो कि आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे? I1 R1 बराबर है I2 R3 के, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, ठीक है। अगला लूप लेते हैं B D C B, B D C B, ये अगला लूप ले लिया, ओके। B से D कोई करंट है नहीं, D से C का आखिरी साइन माइनस था, I2 R4 लिख दो। C से B का आखिरी साइन प्लस था, ठीक है, I1 R2 लिख दो बराबर 0। यहाँ क्या मिल जाएगा आपको? I1 इंटू R2 बराबर I2 इंटू R4, और इसको आप इक्वेशन 2 बोल सकते हो। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 से, तो I1 R1 डिवाइड कर दो किससे? I1 R2 से, बराबर I2 R3, इसको डिवाइड कर दो I2 R4 से, ठीक है। देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, I1 I1 कैंसिल, I2 I2 कैंसिल, इन शॉर्ट क्या मिल रहा है? R1 बाय R2 बराबर R3 बाय R4, ठीक है। बेटा ये स्पेसिफिकली CBSE एग्जाम में ये प्रूफ कई बार आया है, तो इस प्रूफ को एक बार आप प्रैक्टिस कर लो। काफ़ी छोटा सा प्रूफ है, अगर आपको किरचॉफ्स लॉ आता है तो आप इसको बड़े आसानी से कर सकते हो, ठीक है। मीटर ब्रिज की बैलेंस्ड स्टेट में अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली है, ठीक है। ओके बच्चा पार्टी। हाँ, एक और बात, जब आप प्रैक्टिकल करते हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता दूं, वाइवा के जो क्वेश्चंस होते हैं, वाइवा ऑन मीटर ब्रिज, ठीक है। जब आप प्रैक्टिकल करते हैं, आपने x निकाल लिया कि x की वैल्यू क्या है, फाइंड आउट कर ली, ओम्स में आएगी, रेजिस्टेंस निकाला है। कई बार जो वायर है ना, वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछा जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालो। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब है रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी को कैसे लिखा जाएगा? x इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। तो आपको उस वायर का एक मटेरियल जो है ना, मतलब पता नहीं है, मतलब हो सकता है वो कोई एलॉय है, पर आपको उसका रेजिस्टेंस पता है। x आपने फाइंड आउट कर लिया यूजिंग मीटर ब्रिज, है ना। तो रो क्या है? अब क्या होगा, आप स्क्रू गेज यूज करेंगे, ये दिया होगा, इसकी एक सेपरेट टेबल बनती है। जब आप प्रैक्टिकल करते हैं इसकी एक सेपरेट टेबल बनती है। आपने क्लास 11th में वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के एक्सपेरिमेंट्स करे हैं, तो स्क्रू गेज को यूज करके आप वायर की रेडियस निकाल लेते हैं, वायर की रेडियस निकाल लेते हैं, एंड रेडियस से आ जाता है वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया।
ठीक है, लेंथ तो आपको पता ही है, मीटर स्केल आप यूज कर रहे हो, 100 सेंटीमीटर आप ले लोगे, है ना। तो आपके पास क्या क्या है बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, लेंथ है, और x आपने मीटर ब्रिज से फाइंड आउट कर लिया, तो यहां से आप रो निकाल लेंगे। उसके बाद परसेंटेज एरर वगैरह भी कई बार आती है, आपको स्टैंडर्ड मान लो बता दिया गया कि नाइक्रो में इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू इतनी होती है, तो परसेंटेज एरर आपसे पूछी जाती है। ये आपके प्रैक्टिकल में इस तरीके से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा जाता है। अब कई बार आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, और इसको गौर से सुनना, कि ये जो वायर यहाँ यूज करी जा रही है ये एलॉय क्यों है। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रही हूँ कि एलॉय ही क्यों यूज किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला। दूसरा, मैंने आपको कहा कि ये चौड़े पट्टों की एलॉय यहाँ यूज करी जा रही है, तो ऐसा क्यों, ये जो स्ट्रिप्स हैं ये ब्रॉड क्यों है, ये चौड़ी क्यों है, ये सवाल किया जाता है, दूसरा सवाल। ठीक है, तीसरा सवाल कि यहाँ जो ये हाई रेजिस्टेंस बॉक्स आपको दिख रहा है, तो ये हाई रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ पे क्यों यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे सवाल होते हैं। एक और सवाल होता है एंड पॉइंट करेक्शन, क्या चीज है भाई, एंड पॉइंट करेक्शन, तो इस पर ये सारे बेसिक सवाल आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये हाई रेजिस्टेंस यहाँ पे क्यों यूज किया जाता है। ये हाई रेजिस्टेंस बॉक्स गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में क्यों लगाया जाता है। गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव डिवाइस है, और जो प्राइमरी सेल आप यूज कर रहे हैं, ये प्राइमरी सेल सफिशिएंट करंट दे सकती है जिससे आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो डैमेज हो जाए, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव डिवाइस है ना। तो सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस बॉक्स जो है वो यूज़ किया जाता है कि गलती से अगर आपने ये प्राइमरी सेल की वोल्टेज बढ़ा दी तो गैल्वेनोमीटर डैमेज ना हो जाए, इसीलिए सीरीज में क्या है, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स यूज़ किया जाता है। और उसके कुछ रेजिस्टेंस नॉब्स ऑलरेडी रेजिस्टेंस बॉक्स से कुछ 10 ओम 20 ओम के रेजिस्टेंस नॉब्स निकाल दिए जाते हैं ताकि गैल्वेनोमीटर प्रोटेक्टेड रहे। सो दिस इज ओनली सोनली फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर, एज इट इज अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस। ये माइक्रो एम्पियर्स के करंट रीड कर सकता है ना, तो ये इसका प्राइमरी रीजन है। सेकंड, यहाँ पे वायर्स में एलॉय क्यों यूज किया जा रहा है, जो स्ट्रैप्स हैं आपकी, ये एलॉय का क्यों बना हुआ है। ओके, इसका रीजन है, ये मैंने आपको पढ़ाया था, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। तो इसका सबसे बड़ा सिंपल रीजन ये है, जैसे आप डेल्टा आर इज इक्वल्स टू आर एल्फा डेल्टा टी लिखते हो, ठीक है, तो यहां से अगर मैं अल्फा की वैल्यू निकालूं तो ये होता है डेल्टा आर अपॉन आर डेल्टा टी। मान लो कि मेरे पास एक मेटालिक वायर है, ठीक है, एक मेटालिक वायर है और उतने ही लेंथ और उतने ही एरिया की दूसरी वायर है, पर ये एलॉय है। ठीक है, तो रेदर देन यूजिंग प्योर मेटल मेरे पास एक अलॉय है, एक मेटालिक वायर है, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों की लेंथ एक जैसी है और दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, सेम है। ओके, अब अगर मैंने दोनों में टेम्परेचर को वैरी किया, मान लो 20 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस पे या 25 डिग्री सेल्सियस पे हम पहुंचते हैं, यानी जो डेल्टा टी है वो दोनों के लिए 2 डिग्री सेल्सियस है, दोनों के लिए सेम टेम्परेचर डिफरेंस देखा जाए। ठीक है, तो एलॉय के लिए अल्फा लो होती है, ठीक है, अल्फा इज लो फॉर अलॉय, काफी कम होती है एलॉय के लिए अल्फा वैल्यू। देखो ये जो नीचे वाला बेस है ये दोनों के लिए सेम है, ठीक है, तो अगर एलॉय के लिए अल्फा लो है, इसका मतलब कि डेल्टा आर ऑफ कोर्स क्या है, लो है, कम है, मतलब कि चेंज इन लेंथ क्या होगी, लो होगी। किसके लिए, एलॉयज के लिए। यानी कि अगर टेम्परेचर वेरिएशंस होते हैं सराउंडिंग में, तो जो एलॉय है उसकी लेंथ ज़्यादा वैरी नहीं करती, बहुत नेग्लिजिबल लेंथ पे इफेक्ट होता है, क्योंकि उसकी अल्फा वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, नेग्लिजिबल होती है। तो अगर आपके पास मेटल की वायर है गर्मियों के मौसम में, तो वो पिघल के उसकी लेंथ बड़ी हो जाएगी, लेकिन एलॉय की वायर की लेंथ पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यही रीज़न है कि पोटेंशियोमीटर या फिर मीटर ब्रिज में हम यहाँ पे एलॉय यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा सवाल आता है कि ये जो आपने चौड़े पट्टे यूज़ करे थे, ये चौड़े पट्टे क्यों यूज़ करे थे, क्योंकि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। चौड़े पट्टों से क्या होता है, एरिया बढ़ जाता है, तो रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी आप एलॉय यूज कर रहे हो। एलॉय ऑफर्स हायर रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू मेटल्स, है ना, एलॉय करंट को हाई रेजिस्टेंस देगा।
और आप प्राइमरी सेल यूज कर रहे हो, टू गेट सब्सिक्वेंट करेंट हमें वहां पे एलॉय की रेजिस्टेंस को घटाने के लिए क्या करना पड़ता है, ब्रॉड स्ट्रैप्स यूज करने पड़ते हैं एलॉय मटेरियल में। ठीक है, इतनी बात हो गई क्लियर। ये वाइवा वॉइस के क्वेश्चन थे। फिर एंड पॉइंट करेक्शन पे कुछ क्वेश्चन आते हैं कि जब आप मीटर ब्रिज को यूज कर रहे हो तो प्रिकॉशंस आपको क्या लेने होते हैं, कुछ वायर का हिस्सा, कुछ वायर का पार्ट आप जो है कीलों में बांधने में भी यूज कर रहे होते हो, तो 1 सेंटीमीटर दोनों साइड से छोड़ा जाता है, पर कैलकुलेशंस में उसको लेंगे तभी आपकी एक्यूरेट वैल्यू आएगी। एंड पॉइंट करेक्शन क्या है कि एंड पॉइंट्स पे जो एक्स्ट्रा वायर आपने यूज करी है वो एक्स्ट्रा वायर की लेंथ जो है यू हैव टू इंक्लूड दैट इन द कैलकुलेशन। ओके बच्चे बैठी। खैर ऐसी बहुत सारी चीजें जो है आप प्रैक्टिकल करेंगे तब आपके टीचर्स तो आपको बताएंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस थे। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल करने की कोशिश करते हैं बेस्ड ऑन मीटर ब्रिज। आपके स्क्रीन पे ये पहला सवाल है, इसको गौर से देखिएगा। The circuits given below are simplified meter bridge network in 2 cases. Find R1 and R2. यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है पर यहाँ पे ये दो छोटे छोटे से, ये A है और ये B है। ठीक है, तो आपको दो सर्किट दिख रहे हैं सिंप्लीफाइड मीटर ब्रिज। R1 R2 का आपको रेशियो जो है यहाँ पता करना है। एक और ये जो आपको दो अलग अलग सर्किट दिए हुए हैं, मैं इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट और खास बात आपको बता दूं। इसमें एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, और गौर से देखना। ये दो कॉम्बिनेशन दिए हैं, इसको मैंने ई बोल दिया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको R1 लिख दिया, इसको R2 लिख दिया, इसको R3 लिख दिया, इसको R4 लिख दिया। ठीक है, यहाँ मैंने इसको R1 लिख दिया, R2 लिख दिया, R3 लिख दिया और R4 लिख दिया। क्वेश्चन ये होता है, ठीक है, क्या होता है कि मान लो हमने ये जो सर्किट यूज करा है, इससे इसको यूज करके हमने R4 की कुछ वैल्यू निकाली। ठीक है, R4 की हमने कुछ वैल्यू निकाल ली, और अगर अब हम ये सर्किट यूज करें और R4 की कुछ वैल्यू निकालें, या बेसिकली इन दोनों सर्किट में आपको कुछ डिफरेंस दिखता है, सेम है सर्किट या अलग अलग है सर्किट, इनको एनालाइज करने को आता है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपको सबसे पहले ये दिमाग में रखना है कि आपको यहाँ पे नाम रख देना है A B C D। देखो R1 किस किस के बीच में है, AB के बीच में है, तो ये A B, ठीक है, R3 BC के बीच में है और ये D। क्या ये दोनों सेम है या डिफरेंट है, इसको समझते हैं। सेल आपकी ये जो E है, ठीक है, ये E कनेक्टेड है किसके अक्रॉस, A और C के अक्रॉस, A और C के अक्रॉस। पर यहाँ पे जो आपकी सेल कनेक्टेड है, क्या वो A और C के अक्रॉस कनेक्टेड है, नहीं, वो कनेक्टेड है B और D के अक्रॉस, है ना। पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर अब मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूं, इसको कन्वर्ट करना चाहूं और ऐसा दिखाना चाहूं, इस तरीके से दिखाना चाहूं, तो देखना ध्यान से, यहां पे मैंने B लिख दिया, यहां पे मैंने D लिख दिया, और अब B और D के अक्रॉस मैंने ये सेल जो है बना दी। देखो A B C, तो A B C, यहां मैंने गैल्वेनोमीटर बना दी। आपको इस तरीके से अप्रोच यूज करनी है, आपको पॉइंट्स जो है जंक्शन पॉइंट्स वो बनाने हैं। अब ये और ये सेम है, ये दोनों डिट्टो सेम है, डिट्टो सेम है, करेक्ट, क्योंकि देखो B और D के अक्रॉस आपको सेल बनानी थी, B और D के अक्रॉस आपने सेल बना दी, ठीक है, और A और C के अक्रॉस, A और C के अक्रॉस, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर बनना था तो बना दिया। A और B के बीच में क्या है, R1, ठीक है, B और C के बीच में क्या है, R3, A और D के बीच में क्या है, R2, D और C के बीच में क्या है, R4। अभी तक हम इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे कि जो तीनों सर्किट दिख रहे हैं आपको, क्या ये सेम है या डिफरेंट है। चलिए देखते हैं। इस सर्किट के अकॉर्डिंग मेरे को पता है कि मैं लिख सकती हूँ R1 बाय R3
ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। क्या लिखा जा सकता है, R1 बाय, चलो R1 बाय R3 अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा, ठीक है, नहीं भी समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, आप ऐसे लिख दो R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू R3 बाय R4, और आपको पता है अगले स्टेप में आप इसको यही लिखोगे R1 बाय R3 बराबर R2 बाय R4। तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ये इक्वेशन इस पर्टिकुलर सर्किट की है, और ये दोनों तो सेम है, ये दोनों तो डिट्टो सेम है ना। तो मैं अगर इसकी इक्वेशन लिखूं तो R1 बाय R3 बराबर R2 बाय R4 लिखा जा सकता है, बराबर R2 बाय R4। अब देखो बेटा, क्या ये सेट और ये सेट आपको सेम दिख रहे हैं क्या? क्या ये दोनों आपको सेम दिखते हैं? चेक करो। अगर आप इसको चेक करोगे तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों इक्वेशन डिट्टो सेम है। सवाल सुनिए ध्यान से। अब सवाल है कि अगर इस सर्किट में गैल्वेनोमीटर और सेल को एक्सचेंज कर दिया जाए, इस सेल की जगह गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर की जगह सेल लगा दिया जाए, तो क्या सर्किट के रेजिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ेगा? जवाब है नहीं, नो इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इफ यू एक्सचेंज गैल्वेनोमीटर विद द सेल, ठीक है, इंटरचेंज देम, इफ यू इंटरचेंज देम देयर इज नो इफेक्ट ऑन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन, balanced Wheatstone bridge condition, hence the resistance of the circuit, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कई बार आपके नीट या बोर्ड दोनों में ये पॉइंट आ सकता है, पूछा जा सकता है, तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट के साथ अभी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। ओके, सवाल पे आ जाए अब। तो क्वेश्चन है द सर्किट्स गिवन बिलो आर सिंप्लीफाइड मीटर ब्रिज नेटवर्क इन द टू केसेस, फाइंड R1 is to R2, गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन इन ईच केस। तो दोनों बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है, आपको R1 is to R2 निकालना है, ठीक है। अब R1 is to R2 का मतलब क्या है? यहाँ पे देखो, ये R1 यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ये R2 होना चाहिए, मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं बेटा, इसको सुधार लेना, ये R2 है। तो यहाँ से आप R1 निकाल लोगे और यहाँ से आप R2 निकाल लोगे, ठीक है, और R1 और R2 निकालने के बाद बेसिकली आपको वैल्यू बतानी। तो करें अपन, यहाँ पे लिख सकते हैं पार्ट ए में 4/R1 इज इक्वल्स टू, देख लो बेटा 4, क्योंकि ये तो कोई करंट ड्रॉ कर नहीं रहा तो इसको आप हटा ही दो यहाँ से, ये कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहा है, इसको हटा दो, इसको कोई काम नहीं है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो 4/R1 बराबर 6/9, ठीक है। और इन केस अगर आपको R1 सॉल्व करना है तो आप लिख सकते हो R1 इज इक्वल्स टू 4 × 9/6। ऐसे ही अगर केस B की बात करी जाए, आप लिख सकते हो 6/12 इक्वल्स टू R2/8। यहाँ से आप R2 की वैल्यू लिख सकते हो 8 × 6/12। यहाँ से आप R1/R2 निकालो तो 4 × 9/6 × 12/8 × 6। बाकी बस सिंपल सॉल्यूशन आप कर सकते हो, 4 2s 8, 3 3s 9, 3 2s 6, 3 1s 3, 2s 6, 2 6 12, 2 3s 6। ओके, तो आपके पास कुछ नहीं बचता, ऊपर बचता है 3 और नीचे बचता है 2, सो 3:2 ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेसिक कैलकुलेशन, ठीक। पर ये कॉन्सेप्ट हमने ऐसा क्यों लगाया? बिकॉज अगर हम सेल या गैल्वेनोमीटर को एक्सचेंज कर दें, उनकी पोजीशन को एक्सचेंज कर दें, तो भी आप इक्वेशन उसी तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। ओके, अब आते हैं अगले सवाल पे। द नल पॉइंट इन द मीटर ब्रिज is found to be at a distance of 40 centimeter from A पॉइंट से 40 सेंटीमीटर पे
ये नल पॉइंट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। विच शिफ्ट्स 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स बी, जो कि 10 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाएगा, मतलब 50 सेंटीमीटर पे आ जाएगा, ठीक है, आफ्टर कनेक्टिंग 12 ओम इन पैरेलल विथ एस। तो अगर सिर्फ एस है तो 40 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट है, पर अगर केस बी में 12 ओम को एस के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, उस केस में केस बी में जो नल पॉइंट है वो 50 सेंटीमीटर है और ए में 40 सेंटीमीटर है। आई होप द क्वेश्चन इज अंडरस्टूड। What are the values of R and S? तो R और S की क्या वैल्यूज है वो हमें फाइंड आउट करनी है। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट A की बात करते हैं, तो हम लिख सकते हैं R अपॉन 40, R अपॉन 40। उस टाइम पे यहाँ सिर्फ S था, हम लिख सकते हैं S अपॉन, जाहिर सी बात है 60 बचेगा, क्योंकि 40 प्लस 60 क्या होना चाहिए, 40 प्लस 60 होना चाहिए 100, ठीक है। ये हो गया आपका केस A। केस B की बात करते हैं, तो केस बी में हो जाएगा R अपॉन 50, ठीक है। और यहाँ जो केस बी है, केस बी में इन दोनों का टोटल आप निकाल सकते हैं 12 इंटू एस अपॉन 12 प्लस एस। केस बी में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको यहाँ मिलेगा वो 12 इंटू एस अपॉन 12 प्लस एस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा अपन लिख सकते हैं 12 इंटू एस अपॉन 12 प्लस एस, ठीक है। और यहाँ पे ऑफ कोर्स 50 ही मिलेगा, क्योंकि 50 प्लस 50 100 होता है। अब देखो जरा फटाफट सॉल्व करते हैं इसको। ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 50 से 50 सीधा कैंसिल होता है, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि ये अपनी इक्वेशन 1 मान लेते हैं और ये इक्वेशन अपन 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो 1 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 2 से, तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे r बाय 2 इंटू ये r बाय 1 का 1 बाय r हो जाएगा LHS में, ठीक है। यहाँ क्या मिलेगा s बाय 3, और ये इसका रेसिप्रोकल कर दो तो 12 प्लस s ऊपर और 12 इंटू s नीचे। अब जो कट रहा है सो कट रहा है, ठीक है। क्या क्या कट रहा है, r से r गया, s से s चला गया, ठीक है। 2 1 ज़ा 2 6 जा, ठीक है। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बचा, 6 3 ज़ा 18 इधर आ जाएगा, 18 3 6 ज़ा 18 इधर आ गया, ठीक है। इज इक्वल्स टू क्या बचा बेटा, 12 प्लस s बचा। तो 12 को इस साइड लाओ, तो 18 माइनस 12 बराबर s बराबर 6 ओम्स। क्या आ गई बेटा, s की वैल्यू आ गई। अच्छा, क्या बोला था, वैल्यूज ऑफ R एंड S, सिर्फ S की नहीं R की वैल्यू भी निकालनी थी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 को यूज कर लेते हैं। तो इन इक्वेशन 1 आप लिख सकते हो R इज इक्वल्स टू 2 को उधर ले जाओ, तो 2 बाई 3 इंटू S, S को 6 पुट करो, तो 2 इंटू 6 बाई 3, 2 ज़ा 6, तो R कितना आ गया, R आ गया 4 ओम्स, ठीक है। तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है बेटा, मीटर ब्रिज पे इजी क्वेश्चंस हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कुछ ट्रिक्स और फॉर्मूलों की तरफ। यहाँ गौर से देखना, इन दोनों सर्किट्स को ऑब्जर्व करो। ये है R L1 X और 100 माइनस L1, और इसके बाद है कि अगर इस X में S को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए तो फिर X की क्या वैल्यू। तो ये जो पिछला क्वेश्चन हमने देखा था ना, पिछला क्वेश्चन हमने ऐसे सॉल्व कर लिया, इसको आप सीधे फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो। ये शॉर्टकट फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, डिराइव्ड है ऑलरेडी, ठीक है। मतलब कि अगर आपके पास क्वेश्चन हो जिसमें बोला जाए A पार्ट में कि एक X था, अननोन रेजिस्टेंस X था, ठीक है, और अब बोला गया है, तो जब ये अननोन रेजिस्टेंस X था तो बैलेंस पॉइंट आपको दिख रहा है कि L1 है। पहले केस में क्या है, बैलेंस पॉइंट L1 है। अब क्या किया कि X में हमने एक दूसरा रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दिया, तो बैलेंस पॉइंट शिफ्ट हो गया, बैलेंस पॉइंट L2 पे चला गया। कितना चला गया बेटा, बैलेंस पॉइंट L2 पे चला गया। उस केस में X की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो इन केस इफ यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, तो आप सीधे जो पिछला क्वेश्चन आपको सीधे इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो। X इज इक्वल्स टू S डिवाइडेड बाय L2 बाय L1, 100 माइनस L1, इसके क्रॉस में ये, इसके क्रॉस में ये, L2 ऊपर है तो 100 माइनस L2 नीचे आ जाएगा, L1 नीचे है तो 100 माइनस L1 ऊपर आ जाएगा, -1। तो इस फॉर्मूले से डायरेक्टली पुट करके, वैल्यूज पुट करके आप पिछला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। ऐसे ही
ऐसे ही कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है पार्ट ए में कि अननोन रेजिस्टेंस x था, बैलेंस पॉइंट क्या था L1, और अब क्या हुआ कि x के साथ हमने एक रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दिया तो बैलेंस पॉइंट शिफ्ट होके L2 पे चला गया। अब बताओ x की क्या वैल्यू है ना। तो इसको भी आप सीधे डिराइव करके ये फॉर्मूला ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। x इक्वल्स टू एस L2 100 माइनस L1 बाय 100 इंटू L1 माइनस L2। अब ये जो फॉर्मूले होते हैं बेटा, खास तौर पे जो नीट के बच्चे हैं, क्योंकि सीबीएसई के पेपर में तो एक आधी क्वेश्चन आएगा, उसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। लेकिन नीट में क्या है, जब आप ऐसे 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो, तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो। तो नीट के पर्पज से ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इसको लिखकर आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी फॉर ज्वाइनिंग, फॉर स्टेइंग विथ इजीली। अपने डाउट्स जरूर कमेंट करके या फिर ऐप पे पोस्ट कर देना। अगले लेक्चर में हम जानेंगे पोटेंशियोमीटर के बारे में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।